ओके बेटा, इन पार्ट नंबर 8 बेटा हम पेज नंबर 33 के सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि धीरे धीरे जो मेन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के लिटरेचर के डेवलपमेंट के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेजेस थे बेटा, उनके लिटरेचर्स में भी किस तरीके से उस समय बेटा एक तरीके से डेवलपमेंट होने लगा, क्योंकि जो रीजनल किंग थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से वहाँ पे भी लिटरेचर के डेवलपमेंट को एक तरीके से उन्होंने बहुत ही इम्प्यूटस मतलब एक उन्होंने पूरा फोर्स लगाया, अपनी फोर्स लगाई, और कहीं ना कहीं उनकी हेल्प की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से बेटा छोटे छोटे पर्टिकुलर जो जोन से जिनकी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज होती थी उसमें भी काफी हद तक बेटा अच्छे लिटरेचर जो है बेटा वो डेवलप हो पाए। अब देखो कि द रीजनल किंग गेव अ ग्रेट इम्प्यूटस टू द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। भक्ति संत प्रेज in the language of the people, many of them like a Kabir were a great poet, Bhojpuri and Awadhi were the major dialect ड्यूरिंग दोज डेज। ठीक है बेटा, हम मान सकते हैं कि भोजपुरी और अवधी जो कि हिंदी का पुराना वर्जन है बेटा, मुख्य मतलब भाषाओं में वही मानी जाती थी हिंदी की मेन लैंग्वेजेस। भोजपुरी यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में भाषा बोली जाती है ना, जिसको गुजरात में भैया भाषा कहते हैं, ये भोजपुरी लैंग्वेज बेटा। और अवधी भाषा यानी कि अयोध्या की तरफ बोली जाने वाली बेटा राजा राम के पूरे उसमें बोले जाने वाली हिंदी की भाषा जिसको अवधी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि कबीर उसी टाइम पीरियड में हुए जिन्होंने अपने दोहों के थ्रू बेटा एक तरीके से उन्होंने अपने दोहे जो है उन्होंने साधु खड़ी लैंग्वेज, यहाँ पे लिखा है कि द वर्क ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड इन साधु खड़ी अमॉन्ग द कबीर दोहास हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फोकलर। Malik Muhammad Jasi wrote the Padmavat in Avdi. There are the many other poets of Avdi in this period. हम देख सकते हैं बेटा कि कबीर ने साधु खड़ी लैंग्वेज में एक तरीके से दोहों की रचना की। ये दोहे जैसे वर्सेस दो लाइन के होते हैं वैसे ही दोहों का भी प्रकार उसी तरीके का होता है बेटा। और उन दो लाइनों में हमको जीवन के बहुत सारे मर्म जो है देखने को मिल सकता है ना। हम कबीर और रहीम के दोहे अक्सर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बराबर। मेरे से ज़्यादा अभी आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी में, अक्सर आपके स्टैंडर्ड 7th में, 8th में, 9th में बहुत सारे ऐसे कबीर और रहीम के दोहे आए हैं बेटा, जिसमें आप देख सकते हो जैसे वो दोहा है कि भाई बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बराबर। कि मैं दुनिया में बुराई देखने चला था लेकिन पहले मुझे मुझे रियलाइज हुआ कि पहले तो मेरे अंदर कितनी सारी बुराई है, मैं क्या दूसरों में बुराई ढूंढ रहा हूँ। तो बेटा ये दोहे जो होते थे बेटा, ये जीवन के मर्म को, सत्यता को, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से उन छोटी सी दो लाइनों में को अगर समझने बैठे, जब आप उसका ट्रांसलेशन और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताते हो तो आप उन दोहों को किस तरीके से पूरा डिटेलेड इंफॉर्मेशन के साथ लिखते हो ना, उसके मीनिंग को समझा के। तो यहाँ पे हम कबीर के दोहों की रचनाओं को समझ सकते हैं बेटा कि किस तरीके से वो लाइफ को एक तरीके से प्रेजेंट करते थे, और मतलब ट्रुथ जो है बेटा उसको सही में उनके दोहों में हम देख सकते हैं कि जीवन क्या है और हम क्या सोच के उसके बारे में चलते हैं, लेकिन वो रियलिटी मतलब क्या है, उसकी मतलब सत्यता क्या है, वो उनके दोहों में हमको कबीर और रहीम के दोहों में दिख जाती है। यही वो टाइम पीरियड था बेटा जब मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत अवधी लैंग्वेज में लिखी थी बेटा। आपने पद्मावत मूवी देखी है, काफी नियर बाय मतलब सच्चाई से काफी प्रेरित स्टोरी है। तो आपको अभी कुछ सालों पहले ही आई थी तो आपको पूरी कहानी उसकी पता है ना। उसमें जो किंग थे उनके जो दो मेन बहुत ही ट्रस्टेबल मिनिस्टर्स भी थे और सोल्जर्स भी थे उनके, है ना, गोरा बादल। तो आज भी राजस्थान के अंदर जैसे पृथ्वीराज रासो गाई जाती है बेटा, वैसे गोरा बादल की कहानियां भी और पद्मावती की कहानियां भी इसी तरीके से बेटा एक हीरोइक डीड्स का ही ये फॉर्म है कि किस तरीके से उनकी वीरताई की गाथा बताई जाती है कि उनका सिर कट जाता है तो भी उनके धड़ लड़ते रहते हैं। तो हम ये लिटरेचर के अंदर बेटा इन चीजों को हम देख सकते हैं। जब वो संगीत और गीत के रूप में बजता है बेटा, तो वो उसको सुन के हमको इतना ज्यादा फील होता है कि कैसे लोग रहे होंगे जब इतनी बहादुरी के साथ वो लड़े होंगे। ओके, अब इससे आगे हम चलते हैं कि मोर ओवर द वेल नोन रामचरित मानस बाय तुलसीदास वॉज रिटन इन अवधी। देयर वेर द मेनी अदर राइटर्स ऑफ अवधी लैंग्वेज। ठीक है बेटा, रामचरित मानस भी उसी शुरुआती दौर में अवधी भाषा में लिखा हुआ था। Beside the Hindi language, literature in other language also developed. In Bengali, the Ramayana by the Kritavaja and the hundreds of lyrics famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. With the Sant Chaitanya, the tradition of writing the devotional songs began. Narsimha Mehta wrote the devotional song in Gujarati, Namdev and Sant Eknath in Marathi. There were the important development in Kashmir under the Ziauddin, under whose patronage the Sanskrit works like a Mahabharata and Ras Tarangani were translated into Persian.
अब ये जो पर्टिकुलर लिटरेचर का फॉर्म है, धीरे धीरे हम 500-600 साल पहले के उस एरा में जा रहे हैं बेटा, जब 15th और 16th सेंचुरी में बेटा एक तरीके से देखा जाए तो लोग जो है धार्मिक बेटा उनमें जो आचार विचार है वो डेवलप होने लगे। ये वही टाइम पीरियड था जब कबीर भी हुए, रहीम भी हुए। ये वही समय था जब मराठी लिटरेचर में बेटा हम नामदेव और एकनाथ को देख सकते हैं। गुजराती लिटरेचर में हम नरसिंह मेहता को देख सकते हैं, मीराबाई के भजन सुन सकते थे, बराबर। बंगाल के अंदर बेटा उस समय जो कृतिवासी बंगाली थे उन्होंने रामायण की रचना की थी। चंडीदास ने ऐसे सैकड़ों जो है बेटा उन गीतों की रचना की थी। ये पूरा पैराग्राफ उन चीज़ों को बताता है कि किस तरीके से भारत में 15th-16th सेंचुरी का वो एरा बेटा एक तरीके से देखा जाए तो घर घर में बेटा लोग मतलब पूजा पाठ, भजन कीर्तन, है ना, इन चीज़ों की तरफ बेटा मुड़ रहे थे और लोगों का विश्वास उनके ऊपर बढ़ रहा था और खास करके उसमें इन लोगों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लास्ट टाइम 2 लाइन में लिखा है बेटा कि ज़ैनुल अबिदुन ने किस तरीके से कश्मीर के अंदर बेटा महाभारत और राजतरंगी जैसे जो ग्रेट एपिक्स है उनका फारसी में एक तरीके से उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया तक जो है बेटा इंडियन ये जो लिटरेचर्स हैं, ये जो महाभारत जैसा एपिक है, इनकी स्टोरीज दुनिया जाने। राजतरंगिणी जैसा इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल प्रूफ को बताती हुई जो किताब है, एक एविडेंस के रूप में वो किताब है कि उसमें इंडिया के रिच मतलब हेरिटेज कल्चर को दिखाया गया है। तो वो चाहते थे कि भारत वो ऐतिहासिक भारत भी लोग जाने कि भारत का इतिहास क्या रहा है। तो उन्होंने उनको फारसी में एक्चुअली पर्शियन में उसका अनुवाद करके अरेबिक कंट्रीज तक पहुंचाया। In the region of the king of Vijayanagar, Sanskrit literature continued to develop. However, this was an important period of growth of the Telugu literature. Raja Krishnadeva Rai, the great king of the Vijayanagar, was also a Telugu and Sanskrit writer. He wrote the Amukta Malayad. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि विजयनगर जो उस समय के टाइम पीरियड में बेटा सबसे ज़्यादा बहुत ही एक तरीके से वास्ट और ग्रेट एम्पायर के रूप में डेवलप हुआ। उसके जो ग्रेट रूलर थे कृष्णदेव राय, अपने आप में वो काफ़ी इंटेलिजेंट और ग्रेट रूलर माने जाते थे, बहुत ब्रेव भी थे। तेनालीरामा आप वो सीरियल देखते हो ना तो कृष्णदेव राय को आप अच्छे से समझ पाते होगे कि कितने ग्रेट रूलर थे। उन्होंने विजयनगर जो अभी का आप साउथ इंडिया देखते हो, विजयनगर की पहुंच बेटा मोस्टली साउथ इंडियन सारे स्टेट्स में उसकी पकड़ बनी हुई थी। कृष्णदेव राय खुद भी संस्कृत और ये तेलुगु लिटरेचर के काफ़ी मतलब अच्छे राइटर माने जाते थे। उन्होंने तेलुगु और संस्कृत में काफ़ी चीज़ें लिखी थी, जिसमें आमुक्ता माल्याद और जो ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर देखो, एज इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मुगल पीरियड ऑल्सो show a great development in literature. Babur, the first Mughal ruler, was one of the pioneer of Turkish poetry and also the author of a very valuable autobiography, Tuzuk-e-Babur in Turkish, which was later translated into Persian and titled as the Babur Nama. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुगल शासन की शुरुआत होती है बेटा, किस तरीके से उस समय अलग अलग तरीके की वास्तुकला और बेटा डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स का लिटरेचर के ऊपर एक प्रभाव देखने को मिलता है, बराबर। सबसे पहले जो बाबर है बेटा, जो तुर्किश भाषा में बेटा एक तरीके से उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने तुजुके बाबर, बराबर, उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। बाद में इस ऑटोबायोग्राफी का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ, जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। फिर देखो कि जो हुमायूं की सिस्टर थी बेटा, गुलबदन बेगम, द सिस्टर ऑफ एम्पीरियर हुमायूं, रॉट अ हुमायूं नामा। जहांगीर रॉट हिज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीर, एंड औरंगजेब ऑल्सो वॉज अ prolific writer, and the last Mughal emperor बहादुर शाह जफर was notable उर्दू poet. यहाँ पे बेटा दो चीजें आपको मार्क करने वाली है। एक तो पहली बात, जो बाबर है बेटा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी, बराबर। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी बेटा, तुजू के बाबर, बराबर, जिसका ट्रांसलेशन फिर पर्शियन में बाबरनामा के नाम से जाना गया। लेकिन हुमायूं की जो बायोग्राफी है बेटा, उनकी जो सिस्टर है गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। फिर जहांगीर ने उनकी ऑटोबायोग्राफी खुद ही तुजू के जहांगीर प्रिपेयर की थी। उसके साथ साथ जो बेटा बहादुर शाह जफर है वो भी काफ़ी अच्छे पोएट जो है माने जाते थे। तो आपको ये 3 बुक्स जो है बेटा उसमें खास करके बाबरनामा और तुजू के बाबर में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, बराबर। लेकिन जो हुमायूं नामा है बेटा अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हुमायूं नामा हुमायूं नहीं पता, बट उनकी जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम उन्होंने लिखी थी, ओके।
तो आपको ये गुलबदन बेगम का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, जिन्होंने हुमायूंनामा बेटा रॉट किया था। ओके, तो इसको आप डबल अंडरलाइन करके एकदम इंडिकेट करेंगे। बाकी तुजुके जहांगीर ऑटोबायोग्राफी जो है बेटा एक तरीके से आत्मकथा लिखी गई थी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मुगल एरा में बेटा लिटरेचर एक तुर्किश खास करके लैंग्वेज में डेवलप हो रहा था। अब यहाँ देखो, Hindi literature make the significant progress during the Akbar's reign. Tulsidas, Surdas wrote in this period. The great poet Keshav Das wrote in Love and Separation. Rahim's dohas are the still popular all over India. ये वही टाइम पीरियड था बेटा जब अकबर के टाइम पीरियड में तुलसीदास, सूरदास ऐसे हिंदी भाषा के जो महान साहित्यकार हैं बेटा, उनकी रचनाएं हुई। केशव दास ने प्रेम और विरह के ऊपर बेटा, वियोग के ऊपर उन्होंने साहित्य में रचनाएं की। और रहीम के दोहे जैसे शुरुआती मध्यकालीन मेडिवल एरा में कबीर के दोहे बेटा, उसके बाद हम बीच के थोड़े से अगर हम 15-16 सेंचुरी के आसपास आते हैं तो हमको रहीम के दोहों की एक पर्टिकुलरली जो इम्प्रेशन है बेटा वो हमारे इंडियन लिटरेचर में दिखाई देती है, जो देश के अलग अलग तरीके के उसमें बेटा फेमस काफ़ी पॉपुलर हुए। अब इसके बाद हम चलते हैं, मैनी नॉटवर्दी बुक्स वेर रिटन इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। Abu Fazl wrote the Aina-e-Akbari and the Akbarnama. Aina-e-Akbari gives the details of the Indian custom, manners, religion, philosophy, economic conditions and almost every aspect of life. ये बेटा पर्टिकुलरली काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक इंडिया के लिए मानी जाती है बेटा, जो अबू फजल के थ्रू लिखी गई थी। ये बुक है आईना-ए-अकबरी बेटा। अगर हम आईना-ए-अकबरी को अगर बेटा हम पढ़ते हैं बेटा तो हम देख सकते हैं कि ये 15-16 सेंचुरी के टाइम पीरियड का वो भारत बेटा, जिसके बारे में बहुत ही क्लियरली अबुल फजल ने अपनी किताब में लिखा है बेटा। उस समय का भारत कैसा था, उसके अलग अलग कस्टम्स कैसे थे, मैनर्स कैसे थे, बराबर रिलीजियस फॉर्म कैसा था, उसका धर्म दर्शन हम देख सकते हैं, उसकी फिलोसॉफिकल उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं बेटा, उसके अलग अलग कस्टम, रीत रिवाज, मैनर्स के बारे में जानकारी मिलती है। जीवन के अलग अलग जो एक तरीके से देखा जाए बेटा कि जो लाइफ की एक कंडीशंस होती है बेटा, कि जीवन के मूल्य आदर्शों की बात होती है कि कैसे उस समय के लोग बेटा अपने जीवन को जीते थे, उनके लाइफ में किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, वो एजुकेशन के प्रति कितने अवेयर थे, लिटरेचर का उनके लाइफ पे क्या एक तरीके से इम्प्रेशन किस तरीके से थी। तो आईना अकबरी बेटा उस समय के भारत का पूरा दर्शन कराता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक बेटा ये मानी जाती है, जो अबुल फजल के थ्रू लिखी गई थी। ओके, और अकबरनामा भी बेटा उन्होंने उसी टाइम पीरियड में लिखा था। ये दोनों ही किताबें काफ़ी, और उसके बाद पीछे एक किताब का नाम है दरबार अकबरी। तो ये बेटा उस समय के दौर का भारत बताते हैं, और काफ़ी अच्छा बेटा भारत की रिचनेस, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसका लिटरेचर बराबर, उसका रूलिंग पावर, उसका ट्रेडिशन बराबर, वहाँ यहाँ के कल्चर, लोगों की लाइफस्टाइल बराबर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा कंप्लीटली एक तरीके से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, और अक्सर उस समय के आज से 500-600 साल पहले वाले अगर भारत को समझना है तो आईना अकबरी को पढ़ना जरूरी हो जाता है। एज a historical work, it is a perhaps unparalleled. Abu Fazl's brother Faizi was great Persian poet and he translated many Sanskrit work in Persian. अबू फजल के जो भाई थे बेटा फैजी, जिनको हम कहते हैं, इन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्क को बेटा पर्शियन में ट्रांसलेट किया। अकबर हैड एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स लाइक द महाभारत एंड रामायण, द अथर्ववेदा, द भागवत गीता एंड पंचतंत्र। अकबर ने अपने टाइम पीरियड में बेटा एक कंप्लीटली देखा जाए तो बेटा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया था, पूरा का पूरा बेटा लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए एक डिपार्टमेंट था बेटा। उसमें ग्रेट राइटर्स थे, अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर उनकी पकड़ थी, जिन्होंने बहुत सारे संस्कृत जो ग्रेट वर्क्स थे बेटा, जैसे महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स थे, हमारे वेदा में से अथर्व वेदा था बेटा, जो जीवन के मूल्यों को समझाता है। भगवत गीता है बेटा, जो हमको मोक्ष और सेल्वेशन का मार्ग बताती है। पंचतंत्र की कहानियां हैं बेटा, जो छोटे से 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे के अंदर भी बेटा कि किस तरीके के को लाइफ में वैल्यूज का कितना इम्पोर्टेंट है बराबर, ट्रुथ क्या है, सच क्या होता है बेटा, सही क्या है, गलत क्या है, एक छोटा सा बच्चा भी उस बात को समझ सकता है। तो वो पंचतंत्र की कहानियां बेटा, ये सारे जो संस्कृत फॉर्म है, इनको उन्होंने पर्शियन, तुर्किज और उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बनाया था बेटा, ताकि अलग अलग भाषा के जानने वाले लोग भारत के इस रिच लिटरेचर फॉर्म को और कल्चर को समझ पाएँ। तो काफ़ी
मतलब अकबर ने इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट दी थी बेटा, वो भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और वो अपनी कोशिश में काफी कामयाब भी रहे थे। ओके, अब लास्ट पैराग्राफ इधर देखते हैं बेटा हम, पेज नंबर 33 का, कि one of the most significant development during the medieval period was the birth of the Urdu language. This is a new language soon developed in to the one of the richest modern Indian language. It produced the great poets like Wali, Mir Dard, Mir Taki, Mir Nazir, Akbarabadi, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि मध्यकालीन भारत के अंदर बेटा एक इम्पॉर्टेंट ऐसा वो हुआ जब हिंदी के साथ साथ धीरे धीरे उर्दू जैसे बेटा लैंग्वेज का एक जन्म हुआ, क्योंकि उर्दू भारत की भाषा मानी जाती है, ये कोई अरबिक लैंग्वेज या इस्लामिक लैंग्वेज का फॉर्म नहीं है, इसका डेवलपमेंट भारत में हुआ जो बाद में इस्लामिक लैंग्वेज बन चुकी। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि बहुत ही सारे लंबे चौड़े लिस्ट हमको दिख रहे हैं कि इस लैंग्वेज का काफ़ी कमांडिंग रखने वाले बड़े बड़े बेटा वली है, मीर दर्द है, मीर ताकी है, नज़ीर अकबर आबादी है, असदुल्ला खान है, गालिब है ना, मिर्जा गालिब का नाम हमने बहुत सुना है। ऐसे महान कवि हो गए जिन्होंने अपनी पोएट्रीज में बेटा इंडियन कल्चर को बराबर और दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ बयां किया है। Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began. At the same time, original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad दरबार अकबरी इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उस टाइम पीरियड में 18 सेंचुरी के आसपास बेटा उर्दू भाषा का जो हमारे लिटरेचर पे एक बहुत ही ग्रेट हम एक प्रभाव हम उसको देख सकते हैं बेटा। और देखा जाए तो बेटा ऐतिहासिक ग्रंथों का जो है उर्दू में ट्रांसलेशन होने लगा ताकि उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ बेटा उसी समय जो मोहम्मद हुसैन है उन्होंने दरबार अकबरी जैसे एक पर्टिकुलर लिटरेचर जो है बेटा उसकी रचना की, जिसमें भी उन्होंने उस समय के भारत को बताने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे हमने लिटरेचर के बहुत सारे फॉर्म्स को देखा बेटा, अलग अलग हमने लिटरेचर हमने वेदास से स्टार्ट किया था, फिर हमने रामायण महाभारत जैसे एपिक देखे, उसके बाद हमने मेडिवल लिटरेचर देखा। ओके, उसमें फिर हमने हीरोइक डिड्स में पृथ्वीराज रासो से लेके वैसल देव रासो तक की बात की, हमने कन्नड़ लिटरेचर के टायो प्रम्पापोरा राणा का जिक्र किया। उसके बाद फिर हमने हिंदी लिटरेचर के डेवलपमेंट का एरा देखा और उसके बाद फिर हमने पर्शियन लैंग्वेज, तुर्किश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस में हमने देखा 15-16 सेंचुरी में हमने कबीर के दोहों से लेकर नरसिंह मेहता, मराठी में एकनाथ, नामदेव, इन सब के बारे में देखा। फिर हम लास्ट में जाते जाते हमने विजयनगर के बारे में डिस्कस किया और फिर मुगल शासन के अंदर हमने देखा कि इस तरीके से हिंदी और उर्दू लिटरेचर अपने ग्रेट एक तरीके से स्टैंड पे खड़े थे। तो ये पूरा का पूरा बेटा लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स है बेटा वो आपको दिमाग में रखने हैं, अंडरलाइन कर लेना है उसको। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है बेटा, यहाँ पे हम द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटीज़ हैं बेटा जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति जो है होती थी और दुनिया को बेटा एक तरीके से ये वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इनका शुमार होता था। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत नालंदा से करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 में। ओके, थैंक यू।